Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GSG PG College, Balod, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड अकाउंट, यूनिट सेकंड, अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में जो है डिस्कशन किया था आगम खाता के बारे में, क्योंकि कंपनी जो है अपना जो है लेखे 3 प्रकार से तैयार करती है। आगम खाता मतलब जो बीमा कंपनी है वो, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, है ना। इसमें अनुसूची 15 होता है, 1 से 4 तक अनुसूची का प्रयोग आगम खाता बनाने में किया जाता है और 5 से 15 अनुसूची का प्रयोग जो है चिट्ठा बनाने के लिए किया जाता है। अब हमारा जो सेकंड लेखे है प्रारूप है वो है फॉर्म बी PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। बीमा जिसमें जो है ये प्रारूप है जिसमें बीमा कंपनी का नाम लिखा जाता है, पंजीयन क्रमांक एवं IRDA के तहत पंजीयन तिथि इसमें लिखी जाती है। अब लाभ हानि खाता 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो ये प्रारूप है हमारा, है ना। इसमें जो है 4 कॉलम होते हैं, विवरण, अनुसूची क्रमांक, चालू वर्ष और गत वर्ष। तो विवरण में हम परिचालन लाभ या हानि लेते हैं। इसमें जो है अग्नि बीमा का, जिसका जो हम आगम खाता बनाएंगे, प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि हम किसका जो है आगम खाता बना रहे हैं। तो उस तरीके से मैंने इसको जो है तीनों को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, परिचालन लाभ एवं हानि, चाहे वो अग्नि बीमा से संबंधित हो, समुद्री बीमा से संबंधित हो या विविध बीमा से संबंधित हो। ठीक है, तो हानि होगी तो माइनस में करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, और लाभ होगा तो प्लस में। अब दूसरा हमारा है विनियोग से आय। तो विनियोग से आय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आएगी, क्या क्या मदे आएंगे। तो ब्याज, लाभांश एवं किराया सकल, फिर विनियोग के विक्रय पर लाभ, है ना। विनियोग के बेचने से जो लाभ होगी उसमें माइनस करेंगे विनियोग के विक्रय से हानि, है ना। यदि कोई हानि है तो उसको माइनस करके दिखाएंगे। फिर अन्य आय निर्दिष्ट किया जाना है, जैसे भूमि के विक्रय से लाभ है तो उसको अन्य आय में शामिल करना है, अंश हस्तांतरण शुल्क है तो उसको अन्य आय में शामिल करना है, अशुद्ध ऋण की वसूली है, विनिमय में अंतर है, तो आदि जो है राशि को अन्य आय में शामिल करेंगे। तो ये जो है हमारा लाभ हानि प्रदर्शित करेगा, है ना। तो ये हमारी आय पक्ष है ना। प्राप्ति और भुगतान जो है होता है लाभ हानि। तो लाभ हानि हम ज्ञात करते हैं, लाभ में हानि को घटाने के बाद पता चलता है कि लाभ हुआ है या हानि। तो इस प्रकार ये हमारा आय पक्ष है। अब यहाँ पे टोटल योग का। अब हमारा नेक्स्ट है प्रावधान, करारोपण के अतिरिक्त, है ना। ये हमारा व्यय है ना। हमने टोटल का कर दिया आय का, अब ये हमारा व्यय है। तो विनियोगों के मूल्य में कमी के लिए जो प्रावधान है, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान या अन्य कोई प्रावधान है, कर को छोड़कर करारोपण की जो अतिरिक्त प्रावधान है वो यहाँ पे शामिल हो जाएगा। फिर अन्य व्यय, जैसे बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यय है तो इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय अनुसूची 4 के अंतर्गत हम व्यय को शामिल करते हैं। अगर उसमें 13-14 जो पॉइंट होता है उसमें जो व्यय शामिल नहीं हो पाया है वो यहाँ पे शामिल होगा, है ना। बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय के अतिरिक्त तो जो अन्य व्यय है, फिर ये व्यय पक्ष दिखाएगा योग खा। अब हमें कर से पूर्व, है ना, अभी तक हमने कर नहीं घटाया है, तो कर से पूर्व हमें लाभ हुआ है या हानि ये पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, का माइनस खा, टोटल का को खा से जो है घटा देंगे तो हमें कर से पूर्व लाभ हुआ है या हानि पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कर से पूर्व लाभ, फिर उसके बाद कर के लिए प्रावधान, है ना। कर के लिए कोई प्रावधान है तो उसको, फिर उसके बाद विनियोजन, वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश भुगतान, दूसरा है अंतिम प्रस्तावित लाभांश, लाभांश वितरण कर, किसी संचय अथवा खाते में अंतरण। तो ये समायोजन या मतलब इसमें जो है विनियोजन हमको करना है। फिर उसके बाद आता है गत वर्ष से आगे लाया गया लाभ या हानि, है ना। तो लाभ होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और हानि होगा तो माइनस होगा। फिर
यहाँ पे आ जाएगा कर से पूर्व लाभ, फिर प्रावधान है, फिर उसके बाद विनियोजन, फिर उसके बाद गत वर्ष से आगे लाया गया लाभ हानि, इसको हाँ लाभ होगा तो जोड़ेंगे और हानि होगी तो घटाएंगे। फिर आएगा जो है जोड़ने घटाने के बाद टोटल, जो हमारा कहाँ जाएगा, शेष राशि जो चिट्ठे में आगे आगे लाई गई, ये चिट्ठे में हस्तांतरित हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये लाभ हानि खाते का क्या है, प्रारूप है। आइए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, समुद्री बीमा कंपनी का आगम खाता एवं लाभ हानि खाता तैयार करना। तो निम्नांकित सूचनाएं सुशील बीमा कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आगम खाता एवं लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। समुद्री बीमा व्यवसाय से संबंधित विवरण निम्नलिखित है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रीमियम प्राप्त, डायरेक्ट प्रीमियम रिसीव्ड है आपका 5000। चूँकि ये लाख में है, मैंने 3 जीरो यहाँ पे कम कर दिया है ना, ये पूरे लाख में है, क्योंकि हम जब लेखे तैयार करते हैं तो 1000 के गुणांक में हम लिख सकते हैं, है ना, तो इसलिए मैंने 3 जीरो यहाँ पे कम करके दिखाया है क्वेश्चन में। और हम जब लेखे तैयार करेंगे आगम खाता और जब लाभ हानि खाता तो इसी अमाउंट को दिखाएंगे। फिर असमाप्त जोखिम संचय, रिजर्व फॉर यूनिक पीरियड रिस्क ऑन 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2019 कितना है, 6000। अदत्त दावे, क्लेम आउटस्टैंडिंग 1/4/2019 को शुद्ध 2000। फिर अप्राप्त ऋण है 1000। विनियोग और लाभांश से आए हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड ग्रॉस 1000। प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन है 500। प्रबंध के व्यय एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है 500। उद्गम आय पर लाभांश कटौती है 300। लाभ हानि क्रेडिट बाकी है 1 अप्रैल 2019 को 1000। अन्य व्यय है 125। पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्ति है 500। अदत्त दावे 31 मार्च 2020 को है 3000। फिर प्रत्यक्ष दाव का भुगतान है सकल, डायरेक्ट क्लेम पेड है 2500। फिर पुनर्बीमा दावों का भुगतान है 400। संपत्ति से प्राप्त किराया है रेंट रिसिप्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी 500। अब देखिए कुछ समायोजन है। निम्नांकित जो है और सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आगम खाता एवं लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। पहला, सभी प्रत्यक्ष जोखिमों को पुनर्बीमा जोखिम के 20% पर कराया गया, है ना। जो प्रत्यक्ष जोखिम का जो पुनर्बीमा है वो जोखिम के 20% पर कराया गया। ऑल डायरेक्ट रिस्क आर रिक्वायर्ड फ्रॉम 20% ऑफ द रिस्क। अर्पित पुनर्बीमा पर 25% कमीशन लेना है। क्लेम कमीशन ऑफ 25% ऑन री इंश्योरेंस कैडेट। अर्पित पुनर्बीमा पर 25% कमीशन लेना है। फिर स्वीकृत पुनर्बीमा पर 25% कमीशन देना है, जो स्वीकार किया गया है। प्रोवाइडेड 25% कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। जो स्वीकृत पुनर्बीमा है उस पर 25% कमीशन देना है। फिर असमाप्त जोखिम के लिए 100% संचय कीजिए। देखिए चाहे ये बोला रहे चाहे न बोला रहे, असमाप्त जोखिम के लिए समुद्री बीमा कंपनी पर 100% संचय अनिवार्य है ना। और अग्नि बीमा और विविध बीमा पर 50% असमाप्त जोखिम के लिए संचय करना है। आयकर के लिए 65% संचय कीजिए, जो है प्रोवाइड 65% फॉर इनकम टैक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। अब हम जो है आगम खाता बनाएंगे, क्योंकि जब तक आगम खाता नहीं बनाएंगे तब तक जो है हम लाभ हानि खाता नहीं बना पाएंगे। तो पहले आगम खाता बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसका प्रारूप बता दूं आगम खाते का। तो सबसे पहले अर्जित प्रीमियम अनुसूची 1 के अंतर्गत शुद्ध, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। फिर विनियोग के विक्रय शोधन से लाभ या हानि अगर क्वेश्चन में दिया है तो, ब्याज लाभांश एवं किराया सकल अगर आपके प्रश्न में है। अन्य निर्दिष्ट किया गया जैसे पंजीयन शुल्क, हस्तांतरण शुल्क, स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ, आयकर की वापसी। असमाप्त जोखिम के लिए संचय आपको करना है ना। समुद्री बीमा पर 100% और अन्य जो है विविध बीमा या फिर अग्नि बीमा पर 50%। अब इसमें अनुसूची 2, क्योंकि आगम खाता बनाने में अनुसूची 1 से लेकर 4 तक का प्रयोग होता है। अनुसूची 2 में होता है दावे देय शुद्ध। अनुसूची 3 में होता है कमीशन।
अनुसूची 4 में होता है बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय। अन्य, अब इसमें वो व्यय को शामिल करते हैं जो बीमा व्यवसाय से संबंधित जो है परिचालन व्यय के अतिरिक्त हो। फिर समुद्री बीमा व्यवसाय के परिचालन से लाभ हानि आ जाता है, ग बराबर टोटल का माइनस खा। फिर इसमें कुछ समायोजन होता है, विनियोजन होता है, जैसे अंशधारियों के खाते में अंतरण, आपदा संचय में अंतरण, अन्य संचय में अंतरण। फिर उसके बाद इसमें हमारा आ जाता है टोटल गा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अनुसूची 1 तैयार करना पड़ेगा, क्या, शुद्ध प्रीमियम की गणना। देखिए, अब हम ज्ञात करेंगे अनुसूची 1 के तहत अर्जित प्रीमियम शुद्ध, है ना, जिसमें क्या क्या आता है, प्रत्यक्ष व्यवसाय से प्राप्त कमीशन आती है, पुनर्बीमा उसमें प्लस कर देते हैं प्राप्त पुनर्बीमा प्रीमियम को, माइनस कर देते हैं देय पुनर्बीमा प्रीमियम को, फिर प्लस करते हैं वर्ष के अंत में कोई अदत्त प्रीमियम है, और माइनस करते हैं चालू वर्ष के प्रारंभ में कोई अदत्त प्रीमियम है। तो हम देख लेते हैं हमारे प्रश्न में। तो सबसे पहले हमारे पास जो है प्रत्यक्ष व्यवसाय पर जो है प्रीमियम, प्रत्यक्ष प्रीमियम प्राप्त है हमारा 5,000, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 5,000। अब प्राप्त पुनर्बीमा प्रीमियम, तो यहाँ पे जो है प्राप्त पुनर्बीमा प्रीमियम, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमें दिया है पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्तियाँ 500, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया पुनर्बीमा प्रीमियम 500, टोटल हमारा हो गया 5,500। अब देय पुनर्बीमा प्रीमियम, तो ये जो है देय पुनर्बीमा प्रीमियम जो है वो जो है शुद्ध प्रीमियम जो हमारा प्रत्यक्ष प्रीमियम है ना, उसका 20% है। ये समायोजन में आपको दिया हुआ है ना। तो देय पुनर्बीमा प्रीमियम किसका, जो हमारा प्रत्यक्ष प्रीमियम है उसका 20% कितना, 1,000 हमने माइनस कर दिया, 4,500। अब हमारा वर्ष के अंत में कोई अदत्त प्रीमियम नहीं है और चालू वर्ष के प्रारंभ में कोई अदत्त प्रीमियम नहीं है, तो हमारा शुद्ध प्रीमियम आ गया 4,500। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे अनुसूची 2। अनुसूची 2 में हम ज्ञात करते हैं दावा भुगतान शुद्ध। इसमें क्या क्या आता है, भुगतान किए गए दावे, ठीक है, फिर उसमें प्लस करते हैं स्वीकृत पुनर्बीमा दावा, फिर माइनस करते हैं प्राप्त पुनर्बीमा दावे, फिर उसके बाद जो आता है वो दावा भुगतान, फिर दावा संबंधी व्यय प्लस होता है, वर्ष के अंत में कोई अदत्त दावा है वो जो है प्लस होता है, चालू वर्ष के प्रारंभ में कोई अदत्त दावा है तो वो माइनस होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना, शुद्ध भुगतान मतलब शुद्ध दावा कितना है। तो हमारे पास प्रत्यक्ष दावों का भुगतान है 2,500, ठीक है, फिर पुनर्बीमा दावों का भुगतान है 400 और संपत्ति से प्राप्त किराया वो तो है ना, तो हमने लिख लिया भुगतान किए गए दावे हैं 2,500, फिर प्लस करते हैं पुनर्बीमा पर स्वीकृत दावे कितना, 400। तो प्राप्त पुनर्बीमा 20% ऑफ डायरेक्ट क्लेम है ना, 2,500 का जो है 20%, तो 25 दूनी 50 यानी कितना 500। तो ये हमारा प्राप्त पुनर्बीमा दावे है, माइनस कर दिए तो दावा भुगतान आ गया हमारा 2,400। दावा संबंधी व्यय कुछ भी नहीं है। वर्ष के अंत में अदत्त दावा जो है हमारा है 3,000, ये है हमारा अदत्त दावा 31 मार्च 2020 को 3,000 हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमारा प्लस हो गया 5,400। फिर हम माइनस करते हैं चालू वर्ष के प्रारंभ में अदत्त दावा, तो हम देख लेते हैं कि चालू वर्ष के प्रारंभ में कोई अदत्त दावा है क्या हमारे क्वेश्चन में। तो अदत्त दावे चालू वर्ष में है 2,000 का, 1/4/2019 को, तो कितना 1,000 2,000। इस प्रकार हमारा शुद्ध देय दावा आ गया 3,400 है ना, 5,400 में 2,000 माइनस किए 3,400। भारत में भारत के बाहर नहीं है तो हमने डेस कर ले, तो हमारा शुद्ध देय दावा है 3,400। अब अनुसूची 3 के अंतर्गत है कमीशन। इसमें हमें प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन को लेना होता है, फिर स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन को प्लस करना है और अर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन को क्या करना है, माइनस। तो देखिए हमारा प्रत्यक्ष प्रीमियम है 500, ये हमारे क्वेश्चन है प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन है 500, तो हमने ले लिया यहाँ पे 500। अब स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन है हमारा जो है जो
प्रत्यक्ष कमीशन है उसका 25%, आपके समायोजन में दिया हुआ है तो 5 लाख है, क्योंकि हमने 3 जीरो को वहाँ पे ले लिया है, तो जो है 25% है ना, इसका 25%। फिर उसके बाद अर्पित, तो इसमें जो है आपको 25% देना है, किसका, 10 लाख। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे आपको स्वीकृत पुनर्बीमा पर आपके समायोजन में दिया है, स्वीकृत पुनर्बीमा पर आपको 25% जो है कमीशन देना है, तो हमने दे दिया है ना। यहाँ पे मैंने लेख में लिख लिया है, इस पे 3 जोड़े कम करके ये 1000 का 25%, तो कितना हो गया 250, जो कि क्या होगा माइनस। अब देय पुनर्बीमा पर जो है कमीशन, मतलब है ना, मतलब देय जो पुनर्बीमा है उस पर कमीशन देना है कितना, 25%। तो योग आ गया 375। अनुसूची 3 के तहत हमारा कमीशन, टोटल कमीशन आ गया 375। अब हमारा फोर्थ है अनुसूची 4 में बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यय। अब देखिए हमारा होता है अनुसूची 4 में बीमा व्यवसाय के परिचालन से संबंधित व्यय होता है। इसमें हम 13 जो है पॉइंट लिखते हैं। अगर इस 13 पॉइंट में अगर व्यय नहीं है ना, तो हम फिर वो आगम खाता के अन्य में उस व्यय को शामिल कर देंगे। तो सबसे पहला है कर्मचारी पारिश्रमिक, यात्रा व्यय, प्रशिक्षण व्यय, प्रबंध पारिश्रमिक दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 500, किराया कर, मरम्मत, छपाई, ये सब नहीं दिया है। आपको पूरा फॉर्मेट लिखना है और जो मध्य की राशि दी है उस राशि को लिखना है, बाकी को डेस करना है। तो इस प्रकार हमारा केवल एक ही राशि दिया है, प्रबंध पारिश्रमिक यानी प्रबंध व्यय है ना, कितना, योग 500। तो हमारा अनुसूची 4 के अंतर्गत बीमा व्यवसाय के परिचालन व्यय कितना आ गया, 400। अब इसको हम आगम खाता में रख देते हैं। अब देखिए हम रख देते हैं अनुसूची 1 अर्जित प्रीमियम शुद्ध करके हमारा 4500 हमने कैलकुलेशन किया, तो आया 4500। फिर बीमा विनियोग के विक्रय शोधन से कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे डेस कर देंगे, ठीक है। फिर ब्याज लाभांश एवं सकल आपको दिया है क्वेश्चन में 1500। फिर अन्य निर्दिष्ट किया जाना, इसमें से कुछ भी आपका नहीं है। फिर आपको असमाप्त जोखिम के लिए संचय करना है 100%। अब इसमें देखिए अंतिम अगर जो है ज़्यादा रहता है और प्रारंभिक कम रहता है तो माइनस होता है, और अंतिम कम रहता है और प्रारंभिक ज़्यादा रहता है तो प्लस होता है। तो हमारा 4500 क्या हो गया, प्लस। ये हमारा दिया हुआ है और ये आपको निकालना होता है अंतिम में 100%। तो आपका प्लस हो गया, तो कितना हो गया ये 7500। 4 5 6 7500 टोटल का आपकी आय हो गई 7500। इसमें आपको व्यय को माइनस करना है, जैसे अनुसूची 2 3 4 आपके व्यय को प्रदर्शित करता है। दावे में आया है 3400, कमीशन 375, बीमा व्यवसाय से संबंधित है 500, और जो बीमा व्यवसाय से संबंधित नहीं है, जो अतिरिक्त व्यय है, उसको हमने यहाँ पे ले लिया है ना, 125 अन्य का अन्य व्यय, और डूबत ऋण का 1000 है ना, 1125। टोटल योग खा हो गया आपका 5400। अब समुद्री बीमा व्यवसाय के परिचालन से लाभ या आपको हानि हुई है कितना, 2100 का लाभ बता रहा है, क्योंकि 7500 आपका आय हुआ है, व्यय आपका हुआ है 5400, तो आपको कितना लाभ हुआ है, 2100 की लाभ हुई है। मतलब समुद्री बीमा व्यवसाय के परिचालन से लाभ हुआ है 2100। अब कुछ विनियोजन करते हैं तो हमारे पास नहीं है, तो टोटल योग हमारा है 2100, 2100। ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, लाभ हानि खाते में, किस नाम से, समुद्री बीमा व्यवसाय के परिचालन से लाभ। अब आइए अब लाभ हानि खाता बनाते हैं। देखिए हमारा लाभ हानि खाते का प्रारूप, फॉर्म बी PL सुशील बीमा कंपनी लिमिटेड, पंजीयन क्रमांक और IRDA के साथ पंजीयन तिथि, लाभ हानि खाता 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। विवरण, अनुसूची क्रमांक, चालू वर्ष और गत वर्ष। हमने 1000 के गुणांक में लिया है, इसमें 3 जोड़े हमको कम करके लिखना है। अब देखिए चूंकि हम समुद्री बीमा का बना रहे हैं, तो संचालन व्यय से लाभ हानि किसका, समुद्री बीमा का आया था हमारा 2100। फिर ब्याज, लाभांश एवं किराया सकल नहीं है, विनियोग के विक्रय पर लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है। आपको प्रारूप पूरा लिखना है, और जो मत का राशि दिया है उसी को राशि को लिखना है, नहीं दिया है तो आपको डेस करना है। अन्य आय भी नहीं दिया हुआ है, भूमि के विक्रय से लाभ है, अंश हस्तांतरण शुल्क है, अश्रोध्य ऋण वसूली है, विनिमय में अंतर है, नहीं दिया है। तो हमारा टोटल का 2100, ये हमारा क्या दिखाता है, आय। अब हमारा व्यय, तो कोई भी प्रावधान नहीं है, विनियोग के मूल्यों में कमी के लिए, संदिग्ध ऋण के लिए अन्य कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमारा अन्य व्यय भी नहीं है, बीमा व्यवसाय से संबंधित भी अतिरिक्त नहीं है। अब टोटल जो है खा
हमारा नील है। कर से पूर्व लाभ का माइनस खा, यानी आपका 2100 माइनस डेज या 0, तो 2100 ही आएगा। अब माइनस करेंगे कर के लिए प्रावधान, तो आपका जो है 65% आपको कर के लिए प्रावधान करना है, तो 1065 आपका आ गया। फिर विनियोजन में कुछ भी नहीं है। फिर गत वर्ष से आगे ली गई आपका जो है लाभ है, क्रेडिट है, कितना 1000 आपको प्लस करना है यहाँ पे। तो 2100 में ये 1000 प्लस करेंगे, 3100 हो गया, और 1065 को आपको माइनस करना है, तो 2035। ये आपका जो है आ गया योग, है ना, शेष बच गया, जो कहाँ जाएगा, आपके चिट्ठे में हस्तांतरित हो जाएगी। जो राशि है वो चिट्ठे में कहाँ चला, मतलब चिट्ठे में चला जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा। देखिए अब हमारा जो 1065 है वो कहाँ से आया, कर के लिए प्रावधान, परिचालन लागत और 65%, तो हमने लिया 1365। फिर उसके बाद उद्गम स्थान पर कर की कटौती जो है ये माइनस हो जाएगा आपका, है ना, कितना 300, तो आ गया 1065। तो आपका प्रावधान, कर के लिए प्रावधान हमने दिखाया है 1065। और ये उद्गम स्थान पर जो कर की कटौती हुई है वो चिट्ठे में चला जाएगा, अग्रिम एवं कर में, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो शेष आ गया 2035 वो चिट्ठे में हस्तांतरित हो जाएगा। थैंक यू।